विद्यार्थी मित्रों, तो हम देखो हम कल के क्लास में देख लिया था कि जो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, और ये जो पाठ हम देख रहे थे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संस्मरण, और यह संस्मरण यहाँ पर कौन बता रहा है, उनके जो बेटे सुनील शास्त्री यह बता रहे थे। और हम यहाँ तक आ चुके थे कि ये जो प्रधानमंत्री, सबसे पहले ये जो लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे अथवा पुलिस मंत्री थे, और उसके बाद में जब देश के प्रधानमंत्री बने तो देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बेटे की जो बातें यहाँ पर हमने देख ली थी। और उनके बेटे जो अनिल और सुनील, प्रधानमंत्री की जो इम्पाला शेवरलेट जो गाड़ी है, ये जो इम्पाला शेवरलेट गाड़ी लेकर मानो कहीं बाहर चले गए थे, लेकिन यह बात उनके पिताजी को पता नहीं थी। यह हमने पिछले क्लास में देख ली थी। और जब शाम को देर से लौटे तब पिताजी ने कहा था उन्हें कितनी देर कहाँ चले गए थे, अथवा किसके यहाँ खाना खाने चले गए थे, अथवा हमारी जो गाड़ी है यह तो गाड़ी तो यहीं पर थी, फिर तुम किससे गए थे। तो उन्हें बताया दिया था कि हम इम्पाला शेवरलेट लेकर चले गए थे। तो पिताजी कह रहे थे अब तुम इतने बड़े हो गए, क्या इम्पाला शेवरलेट चलाने का तुम्हें शौक है। बोले ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है, यहाँ तक हम आए थे। तो आगे बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। देखो देश के एक प्रधानमंत्री, उनकी ईमानदारी कितनी थी। अभी वो जो गाड़ी किधर भी घुमा सकते थे, उन्हें कोई पूछने वाला था क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन नहीं, वो जो इम्पाला शेवरलेट है, ये इम्पाला शेवरलेट का प्रयोग न करने के बराबर थे। मानो कोई एक दूसरे राज्य का कोई गेस्ट आ गया, कोई मंत्री आ गए, तभी वो गाड़ी बाहर निकलती थी। और उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि इशारा इजाजत का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। देखो हम दोनों भाई एक दूसरे की ओर इशारा कर कर देख रहे थे, और हम भी समझ गए कि इजाजत का इशारा है। हम दोनों भाई क्या कर सकते थे, देश का प्रधानमंत्री था, लेकिन प्रधानमंत्री के नाते नहीं, वो उनके एक पिताजी के हैसियत के नाते वो बता रहे थे। और आगे कहा, चाय खत्म कर उन्होंने कहा सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। देखो यहाँ पर एक ईमानदारी दिखाई देती है। यह गवर्नमेंट की गाड़ी है, प्रधानमंत्री की गाड़ी है, प्रधानमंत्री कार्यालय की गाड़ी है, और इसीलिए सुनील को कहते सुनील जरा ड्राइवर को बुलाएगा। और मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा तुम लॉग बुक रखते हो ना। देखो लॉग बुक है कोई एक बड़ा व्यक्ति है, समझो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, किधर चले जा रहा है और वापस कब आएंगे, ऐसा जो समय तालिका उस लॉग बुक में लिखी रहती है। और उसी तरह उस ड्राइवर को ये जो प्रधानमंत्री सवाल कर रहे तुम लॉग बुक रखते हो क्या, तो उसने कहा हाँ, मैं उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा एंट्री करते हो, ठीक है तुम लॉग बुक रखते हो, लेकिन उसमें एंट्री करते हो क्या, उसमें लिखते हो क्या, हम गाड़ी कितनी दूर चली गई थी, कितने किलोमीटर दूर चली गई थी, कौन लेकर चला गया था, वापस कब आ गई, ऐसी एंट्री करते हो क्या उसमें, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई। देखो ईमानदारी की बात मैं पहले कह रहा था कि ये जो प्रधानमंत्री अपने बेटे गवर्नमेंट की गाड़ी या तो प्रधानमंत्री कार्यालय की गाड़ी लेकर चले गए थे, तो उस ड्राइवर को प्रधानमंत्री अथवा लाल बहादुर शास्त्री पूछ रहे थे कि इन लोगों ने कल कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई, तुमने उस लॉग बुक में एंट्री कर रखी है क्या। वह बोला 14 किलोमीटर। जब ड्राइवर ने कहा कितनी किलोमीटर, 14 किलोमीटर, तो उन्होंने हिदायत दी। हिदायत यानी क्या, सूचना दी कि उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। देखो प्रधानमंत्री ने उस ड्राइवर से एक सूचना दे दी, हिदायत दे दी कि तुम लिखो कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय की गाड़ी 14 किलोमीटर जो कल चली हुई है, ये किसके लिए, गवर्नमेंट के काम के लिए नहीं, सरकारी काम के लिए नहीं, ये निजी उपयोग के लिए, घरेलू काम के लिए चली, ऐसा उसमें एंट्री करो। और तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई, और फिर उन्होंने अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। देखो उनका जो सचिव है, उनके सचिव को उसके लेखक की अम्मी को कहने के लिए कहते
कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो जो गवर्नमेंट का अकाउंट है उसमें ये पैसे जमा कर दो। क्यों? क्योंकि हमने हमारे निजी काम के लिए 14 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। अभी देखो 14 किलोमीटर के 60 पैसे के हिसाब से पैसे कितने हो गए, जो भी है वो 5, 6, 5.5 या 5 रुपए 60 पैसा ये जो होते हैं, ये जो पैसे यह ईमानदारी की वजह से उन्होंने कहा था कि वो जो गवर्नमेंट की जो अकाउंट है उसमें वापस जमा कर दो। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रुक नहीं सके। देखो पिताजी ने इतना कहा तो उसी समय अनिल भैया और मैं वहां रुक सके क्या? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो इतने ईमानदार थे कि वे गवर्नमेंट का 1 रुपया तक इधर उधर नहीं होने देते थे। और हम दोनों भाई जब पिताजी की यह बात सुनने के बाद हम एक पल भी वहां नहीं रुके और जो रुलाई छुटी तो वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद भी काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोते रहे। देखो जब पिताजी की ईमानदारी जब उन लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख ली तब उनको इतना रोना आ गया कि दोनों जो भाई है कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे। इतना ईमानदारी। और आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा इसलिए कि यह बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। तो लेखक कह रहे यह बात मैं आपके सामने एक शान के लिए अथवा मेरी बड़पन के लिए नहीं कह रहा। यह बातें हमारे पिताजी की बातें हमारे लिए क्या बन चुकी है, अब ये आदर्श बन चुकी है। और सक्रिय राजनीति में आने पर सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? देखो वो कह रहे हैं कि भाई अगर राजनीति में मैं आ गया, मानो मुझे सरकारी कोई बहुत बड़ा पद भी मिला तो मुझ में इसमें कोई गद्दारी करने की हिम्मत हो सकती है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी कितने आदर्श व्यक्ति थे और मुझे लोगों ने यह नहीं कहना चाहिए कि देखो पिताजी कितने आदर्श थे और बेटा कितना खराब कार्य कर रहा है, ऐसा हमें किसी ने नहीं कहना चाहिए। इसीलिए मुझ में कोई बेकारी अथवा कोई गद्दारी करने की अथवा कोई दुरुपयोग करने की हिम्मत हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हम हमारे पिताजी के आदर्श पर चल रहे थे। और आप ही सोचे कि मेरे बच्चे कहते कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं। देखो आप ही सोचिए कि मेरे बेटे आप मेरे बच्चे कहते कि पापा हमें साइकिल से भेजते हैं। क्यों? मैं मेरे बेटे को दूसरी गाड़ी से भेज भी सकता था, लेकिन भेज सकता हूं क्या? नहीं है। हमें आदर्श है, हमारे पिताजी का अनुकरण कर रहे हैं हम। और पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। देखो लेखक का बेटा उन्हें कहते हैं पापा हमें सरकारी गाड़ी से कभी भी नहीं भेजते। अगर बारिश पानी चल रही है तो रिक्शा से भेजते हैं, लेकिन वो कह रहे कि दूसरे के कितने सरकारी गाड़ियों से आते हैं, इसका आपने कभी देखा है क्या? वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता। समझाने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। देखो छोटे बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे समझते क्या? नहीं है। कलेजा चीर कर उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं फिर भी और वही करे। फिर कभी कभी मैं अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता। और देखो लेखक कह रहे ये सरकारी कामकाज मैं सभी छोड़कर आया हूँ और मेरे पिताजी की यादें जो पुरानी यादें थे, उनकी ईमानदारी का जो कार्य था मैं तनिक ताजा करने की कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि न्यू को पुनः संजोना संवरना का कि मेरे मन का महल आज की इसी तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। देखो न्यू पक्की न्यू अगर हमें कोई बहुत बड़ी इमारत मंजिल बनाना है तो उसकी न्यू मजबूत होनी चाहिए। और उसी तरह वो कहते हैं मेरे जो इरादे मेरे जो कोई कोशिश है और ये तूफानी कोशिश है, इन तूफानी कोशिश की बहुत बड़ी क्या बनना चाहिए? मंजिल बनानी चाहिए। और मैं उस न्यू को एक मजबूत महसूस करना चाहता हूँ, मजबूत बनाने की कोशिश करना चाहता हूँ। और याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन। देखो बचपन कितना हसीन होता है हर एक का। जैसे मराठी में हम कहते हैं बालपन देगा देवा, और उसी तरह यहाँ पर एक बात कही है बचपन के हसीन दिन याद आते हैं। कितने हसीन कितने प्रसन्न होते हैं। उस समय हमें किसी का कोई लेना देना नहीं होते। अब हम बच्चों का जो खुशियां अलग ही होती है। वे पल मैं जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए, देखो वह पल वह समय कितने हसीन थे।
जब वो हमारी जो पल है, ये समय है, हमने किसके साथ बिताए थे? बाबूजी के साथ बिताए थे। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते और मैं कैसा गर्व अनुभव करता। देखो लेखक कह रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा व्यक्ति है, एक मिनिस्टर व्यक्ति, उनका व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते और मैं गर्व महसूस करता कि मुझे पिताजी ने क्या बता दिया, काम बता दिया। एक होड़ थी जो हम भाइयों में लगी रहती कि किससे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। देखो हम दोनों भाइयों में एक शर्त लगती थी, हम दोनों भाई में एक चैलेंज रहता था, होड़ चैलेंज, कि कौन कितना काम जल्दी कर देता है और कौन कितना अच्छा सफाई से काम कर देता है। ऐसे हम दोनों भाई भाइयों में एक होड़ लगती थी। और एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेहतरीन हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। देखो भाई यहाँ पर पहले लेकर गए कि हम दोनों भाइयों में एक होड़ लगती थी पिताजी का काम करने के लिए। और उसी तरह लेखक को एक दिन उनके पिताजी ने कहा, सुनील मेरी अलमारी थोड़ी इधर खराब हो चुकी है, उसे थोड़ा साफ कर देना। उसमें जो कागज आता है, उसमें जो फाइल रखी हुई है, वो जो थोड़ी इधर उधर बिखरी हुई है, उसे साफ कर देना। और इतना ही नहीं, जो हमारा कमरा है, ये कमरा में थोड़ा साफ कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया। देखो मैं पाठशाला से लौटा, स्कूल से वापस आने के बाद जो अलमारी थी, जो कमरा था, वो सब कुछ ठीक ठाक किया, साफ किया। और दूसरे दिन पापा जी ने मुझे बुलाया और क्या कह रहे, देखो पूछा, तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ? देखो अपने बेटे को कहते हैं, बेटे तुमने बहुत सही काम किया, तुम्हारे काम पर मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उसमें मेरे जो कुर्ते थे, वो कुर्ते कहाँ है? ऐसा पिताजी सवाल कर रहे हैं। तो लेखक क्या कर रहे, देखो उन्होंने कुर्ते कहाँ है? वह बोला, वे कुर्ते वाला कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए। देखो क्या कुर्ते थे क्या? वो हर जगह जगह फटे हुए थे। उसको हम कुर्ता कह सकते हैं क्या? नहीं है। कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहां से, मानो उस कुर्ते को जगह जगह वो क्या हो रहा था, फट रहा था। मैंने इसीलिए किसको दे दिया? अम्मा को दे दिया। उन्होंने पूछा, ये कौन सा महीना चल रहा है? देखो पिताजी अब उस बेटे को कह रहे कि कौन सा महीना चल रहा है। मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। देखो अक्टूबर, अभी फिलहाल तो सितंबर चल रहा है, मानो आने वाला जो महीना है वो अक्टूबर का होगा। और वह जो बेटा आपको लेकर उन्हें कहते हैं कि अब अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है, अक्टूबर का आखिरी चल रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाने के दिन होंगे, तब ये काम सब काम आएंगे, ऊपर से कौन पहन लूंगा। देखो आने वाला जो नवंबर महीना है, इस नवंबर महीने में सर्दी होगी, सर्दी का माहौल आ जाएगा और उसी समय ये फटे हुए कपड़े हमारे लिए बहुत काम आएंगे, क्योंकि अंदर से फटे हुए कपड़े पहन लिए और ऊपर से कोट पहन लिया तो कोई पहचान सकता है कि हमारे कपड़े फटे हुए हैं क्या? नहीं। और इसीलिए वो जो फटे हुए कुर्ते, ये जो देश का इतना बड़ा व्यक्तिमत्व है, इस व्यक्तिमत्व ने अथवा लाल बहादुर शास्त्री ने रखे हुए थे। और वो अपने बेटे को कह रहे थे कि अंदर से फटा हुआ कुर्ता लेकिन ऊपर से कोट पहन लिया, उसे कोई देखेगा क्या? नहीं। और मैं देखता रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं बिनने वालों ने। देखो ये जो सब कपड़े ना, खादी के कपड़े, और ये हाथ पर बुने हुए हैं। और ये जो बिनने वाला व्यक्ति है ना, कपड़े बिनने वाला, बहुत मेहनत से बिनता। और इसीलिए उस हर एक टुकड़े का इस्तेमाल सही होना चाहिए, उस कपड़ों के हर टुकड़े का इस्तेमाल सही होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री लेखक को कह रहे थे। और इसका एक एक सूत काम आना चाहिए, उसका एक एक धागा, वो जो कपड़े का, खादी के कपड़े, इस खादी के कपड़े का एक एक धागा काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है कि मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या पहनते, किस किफायत से रहते। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इनके रुमाल बना दो। देखो भाई, इसके बाद मैंने पिताजी के कपड़ों को ख्याल देना शुरू किया, कैसे कपड़े पहनते हैं,
किस तरह से पहनते हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ, उन्होंने फटा हुआ कुर्ता अम्मा को दे दिया और अम्मा को देने के बाद कहते हैं ये जो फटे हुए कुर्ता है ना, इसके थोड़े हाथ रुमाल बना। हम आज देखो, आज की बात अगर करेंगे, हम अगर थोड़े हुए फटे हुए कपड़े कहीं फेंक देते हैं, लेकिन नहीं, यह व्यक्ति किस तरह से था, उनका व्यक्तिमत्व ही अलग था। फटे हुए कुर्तों का किस लिए इस्तेमाल करते थे, वह हाथ रुमाल के लिए इस्तेमाल करते थे। और उसी तरह वो लेके की अम्मी को कह रहे थे ये जो फटा हुआ कुर्ता है ना, इसका क्या बना दो, हाथ रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। देखो, बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। अगर उनसे कोई एक बार व्यक्ति मिलने के लिए चला गया तो वो बाबूजी को जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल सकता था। ऐसे बाबूजी का व्यक्तिमत्व था, वो हर एक को आकर्षित करते थे। वे अगर सीधे कहते सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण। देखो, अगर वो सीधे सीधे कहते कि सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो ये बात मेरे मन में कभी भी नहीं आती। लेकिन उन्होंने उस खादी का उदाहरण सामने रखा था कि उन फटे हुए कपड़ों का, जैसे कि पूरे फटे हुए थे लेकिन खादी के थे, इसलिए उसका एक एक सूत काम आना चाहिए। और ऐसे फटे हुए कपड़ों को भी सर्दी के माहौल में हम पहन सकते हैं। ऊपर से कोट पहन लिया, इसे कोई देख सकते है क्या? यानी एक उनका व्यक्तिमत्व इसी तरह जो अपने वह सामने वाले को बांध लेता था, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता। देखो, उनका व्यक्तिमत्व ही ऐसा था कि सामने वाले पर एक आकर्षित कर देता था और वह सामने वालों को आखिरी तक सहायता करते थे, मदद करते थे और उस व्यक्ति पर अपना सर्वस्व निछावर करने की हिम्मत भी रखते थे। अम्मा बताती है हमारी शादी के चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। देखो, अभी एक यादें बता रही है लाल बहादुर शास्त्री की पुरानी यादें, यानी उस शादी के समय। और अम्मा बता रही कि हमारी जो शादी थी और शादी में कितने गहने आए थे, सिर्फ 5 ग्राम सोना आया। और लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्होंने मुंह दिखाए में गहने मिले। और देखो, हम वहां से विदा होकर रामनगर आ गए और तिथा एक मुंह दिखाने की एक रस्म होती थी। अभी है क्या नहीं पता नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में नई दुल्हन आ गई तो उस बहू का मुंह देखने के लिए लोग आते थे, यानी घर वाले, तब उसे कोई ना कोई एक भेंट वस्तु दी जाती थी। और उसी तरह वो कह रही कि जब ये विदाई होकर हम रामनगर आ गए तो मुंह दिखाने की रस्म में गहने मिले थे। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। देखो, मुंह देखने के लिए या तो नहीं, बहू देखने के लिए जो भी आ गया उन्होंने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। अब देखो, यहाँ पर लेखक की अम्मी बता रही थी कि हमारे मुंह दिखाने की रस्म जो हुई थी, उसमें जो गहने आए थे, उस गहने का क्या किया। और देखो, वो कह रहे कि बहादुरगंज, हम उस रामनगर से बहादुरगंज आ गए और उसी समय तुम्हारे जो चाचा जी है उनके कारोबार में मानो कोई नुकसान हुआ था, कोई घाटा लगा था, किसी तरह के बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी, देखो। और उसी समय उस घाटे का जो भी घाटा हुआ था, तो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना और उसे वो जो नुकसान है वो नुकसान पूरा दे देना, यह हम पर जिम्मेदारी आई थी। और बात क्या थी, देखो, उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और नहीं इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। हमने जो घाटा किस तरह से लगा, घाटा क्या हुआ था, इसके बारे में हमने कभी जानकारी नहीं की। वास्तव में हमने जानकारी करना चाहिए थी, लेकिन जानकारी कर ली क्या, बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतें और मनुष्य की मजबूरी को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, तो संगमरमर के लिए हमें कुछ पैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। देखो, एक बार ऐसा हुआ कि जो उस समय इंसान है, आपको उस समय का जो माहौल है, वहां के जो मानव मनुष्य थे बहुत मुसीबत में थे, संकट में। और
और उस संकटों का सामना करने के लिए तुम्हारे पिताजी यानी लाल बहादुर शास्त्री ने मुझसे गहने मांगे। हमें हम भी आसानी से नहीं दे सकते थे। उस गहने देते समय हमें भी थोड़ा परेशानी या तो दुख महसूस हुआ, लेकिन हमने सोचा इस गहनों में हमारी खुशी नहीं है। हमारे पिताजी खुश में तो अब हमारे पति खुश तो हम खुश। हमें इस गहने की कोई जरूरत है क्या? नहीं है। हमारे असली गहने तो कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी है। अगर वो दुखी है तो हमें इस गले में गहने पहनने से कोई मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं। और फिर हमने सोचा कि उनकी प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है, हमने गहने दे दिए। केवल टीका नथुनी बिछिया रख लिए थे। देखो, केवल जो सुहाग के गहने होते ना, जो सुहागन महिला होती है, उस सुहागन महिला के जो गहने होते, नथुनी तो समझे, जो सुहाग के समय उसका इस्तेमाल किया जाता है, बिछिया और पैर में होते, और जो टीका गले में जो होता है ना टीका, और उसी तरह के जो सुहाग के गहने थे, ये सुहाग के गहने ही हमने रख लिए। बाकी सब कुछ गहने लाल बहादुर शास्त्री को दे दिए। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। देखो, जिस दिन हमने गहने दिए उस दिन तो हमें उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दूसरे दिन वो अपना दुख नहीं रोक सके, तकलीफ नहीं रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहने के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहेंगे? देखो, कोई भी लड़की अपने ससुराल से जब मायके चली जाती है तो वहां आसपास के लोग पूछने वाले होते हैं, ससुराल वाले ने कितना गहना किया, कौन कौन से गहने लिए, क्या क्या लिया। ऐसी जो महिलाओं की पूछने की आदत होती है, और ये वास्तव है, सच है, पूछना नहीं चाहिए। और उसी तरह जब तुम तुम्हारे मायके चले जाओगी तब वहां के लोग तुम्हें पूछेंगे कि तुम्हारे गहने क्या चले गए, गहने का क्या किया, तो तुम उन लोगों को क्या जवाब दोगी? तब दो लेखक की अम्मी क्या कही, देखो, हम मुस्कुराए और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। देखो, हमें क्या जवाब देना है, आप इसकी चिंता क्यों करते हो? हमने बहाना सोच लिया है। देखो, बहाना करना भी आना चाहिए, और वो कह रहे कि हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देंगे कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए। देखो, मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मैंने गहने उन लोगों की मजबूरी के लिए दिए। मैं यह कहूंगी, गांधी जी के कहने के अनुसार हमारा देश तो किसमें है? एक गुलामी में है, और हमने गहने पहनना छोड़ दिए, ऐसा उन लोगों को कहूंगी। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा। देखो, उस समय गांधी जी की पर कोई शंका कर सकता था क्या? नहीं है। और इस पर कोई शंका कर सकता है क्या? नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे और फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है। देखो, पति पत्नी का संबंध, एक मंत्री है, एक मिनिस्टर है, फिर भी तुम्हें बहुत तकलीफ है। और ये जो लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी को कहते हैं, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। देखो, बाद में सोचने से कोई फायदा है क्या? कोई नहीं। विवाह ये बार बार होने की चीज होती है क्या? नहीं। और यहाँ पर ये लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी को खुश किस तरह से करते, अगर पत्नी की पीड़ा दुख बताते समय कह रहे, तुम्हारा विवाह किसी बहुत अच्छे खानदान में भी हो सकता था, और मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारा विवाह किसी सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब क्या, तुम्हारा विवाह मुझ जैसे इंसान से हुआ है। अब क्या करें, जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने वो लिए। देखो, यहाँ पर ये जो लाल बहादुर शास्त्री अपनी पत्नी को कह रहे, हमने तुम्हें आराम देना चाहिए था, हमने आराम देना तो ये दूर की बात है, आराम देने के बजाय हमने तुम्हारे पूरे गहने उतार दिए, ये ठीक नहीं है। ऐसी ये बात। और उसी समय लेकिन की अम्मी अथवा लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी क्या कह दिया, पर जो असल गहना है तो वह तो है। देखो, अभी महिलाओं की भी सोच कितनी अच्छी है।
एक जमाना था, उस समय महिला अपने पति को एक भगवान का रूप मानती थी, ईश्वर का रूप मानती थी। और उसी तरह उस महिलाओं ने भी अपने पति को कहा, ये जो नकली गहने हैं, ये किसी धातु से बने हुए गहने, इन धातु से बने हुए गहने पहनकर तो पेट नहीं भर सकता, लेकिन हमारा जो असली गहना कौन है? तुम है। अगर तुम है तो हमें किसी गहनों की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। और हमें बस वही चाहिए, और हमें दूसरे गहने चाहिए क्या? नहीं है। हमें जो असली गहना है, जो कोहिनूर है, जो अथवा ये डायमंड है, अथवा जो सही गहना आप ही है, और हमें आप ही चाहिए। हमें दूसरे नकली गहने अथवा किसी धातु के गहने चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। देखो, पत्नी ही अपने पति को समझा रही थी, आप उन गहनों की चिंता मत करें। जब हमें समय आएगा, जब हमारे पास सब कुछ पैसा, सब कुछ होगा, उसी समय हम कितने बहुत सारे गहने बनाएंगे। हम आपने जो मेरे गहने उतारे ना, इस गहने के बारे में चिंता मत कीजिए। और सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। और देखो, हमेशा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे। आज का दिन चला गया, दूसरा आने वाला जो दिन है, ये खुशियां लेकर दिन आएगा। हमेशा इंसान दुखी थोड़ी रहता है। सुख दुख एक धूप या छाव की तरह होती है। सुबह से हमें एक, जब सुबह सूरज निकलता है तो हमारी परछाया, अब हमारी छाया किसके ओर होती है? एक पश्चिम की ओर होती है। और जब दिन ढलने के लिए चला जाता है, और वही हमारी परछाया किसके ओर होती है? पूरब की ओर होती है। उसी तरह सुख दुख एक परछाई की तरह है। ये दिन ऐसे रहते क्या? नहीं रहते। आज हम बहुत दुखी है ना, लेकिन आने वाला जो कल होगा, आने वाले कल में हम कैसे होंगे? बहुत सुखी होंगे। ऐसी ये जो लाल बहादुर शास्त्री की बीवी भी सोच रही थी। और सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। देखो, इंसान को दुख भी जरूर होना चाहिए, तभी सुख की कीमत महसूस होती है। अगर इंसान हमेशा सुखी है तो उसे दुख की कीमत महसूस होती है क्या? नहीं है। और यह सुख दुख तो सदा लगा ही रहता है। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री जितने ईमानदार थे, जितने उनका व्यक्तिमत्व सही था, उसी तरह उनके पत्नी का भी व्यक्तिमत्व था। और यहाँ पर ये जो सुनील शास्त्री है, ये जो लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, ऐसा जो उनका संस्मरण था, अथवा ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ऐसा उनके बेटे ने अपने माता पिता का एक संस्मरण लिखा था। यह संस्मरण यहाँ समाप्त होता है। तो देखो, एक बेटा अपने पिताजी का संस्मरण किस तरह से लिखा हुआ, उनकी ईमानदारी कैसी थी, उनकी सादगी किस तरह की थी, उनकी सरलता कैसी थी, पर दुख कातरता किस तरह की थी। इतना ही नहीं, ये ईमानदार इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री भी बने, तो भी उन्होंने अपनी ईमानदारी, अपनी सादगी, अपनी सरलता कभी छोड़ी क्या? नहीं है। तो यहाँ पर हम यहाँ रुकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।